हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है डेटा वेयर हाउस प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को कि AKTU ने इस यूनिट का क्या सिलेबस असाइन कर रखा है। तो जो सिलेबस है वो मैं लेके आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बार आप उससे ग्रो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, होप सो आपने ये जो सिलेबस है उसको उससे गो थ्रू हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि AKTU की तरफ से इस यूनिट के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कंटेंट से कि कंटेंट्स क्या होने वाले हैं हमारे इस यूनिट के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेसेस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेटा वेयर हाउसिंग की हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से चाहिए होते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल क्या होता है, क्लस्टर सिस्टम क्या होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करते हैं, वेयर हाउस सॉफ्टवेयर टूल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम लास्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा वेयर हाउस स्कीमा डिज़ाइन। स्कीमा नहीं पढ़ेंगे, स्कीमा जो थी वो हमारी यूनिट नंबर 1 के अंदर थी। इसके अंदर हम स्कीमा डिज़ाइन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम स्कीमा को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए थे, कई सारे कमेंट्स आए थे कि डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये इकलौता एक सब्जेक्ट लगा मेरे को। जब मैंने इस सब्जेक्ट से गो थ्रू किया तो मुझे समझ में आया कि एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना जो भी हमने बीटेक के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका एक तरीके से मैं कहूँ मिश्रण है सबका, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग, या फिर हम कहें कि डेटा को क्लीन करना है, डेटा से हम किस तरीके से डील करते हैं, वो हमने बिग डेटा के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर बिग डेटा के अंदर पार्ट्स हैं, क्लाउड के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा एक दो और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इसके अंदर पार्ट्स हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो पढ़ी हुई होंगी, बस बारी है यहाँ पे रिकॉल करने की। यहाँ पे डेटाबेस से भी बात करेंगे, DBMS की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, DBMS जो हमने पढ़ा होगा वही यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा होगा। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं बस यहाँ पे हम रिकॉल करने की ज़रूरत है और वो रिकॉल हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है वेयर हाउस स्ट्रैटेजी। वेयर हाउस स्ट्रैटेजी क्या होती है, वेयर हाउस क्या होता है? एक्चुअली में वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल जब गोदाम होते हैं ना, गोदाम होते हैं कई सारे जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, अपना स्टोर कर सकते हैं, राइट। जो दुकानदार होते हैं वो अपना सामान स्टोर कर रखते हैं, वैसे ही और जो ज़्यादा बड़े होते हैं तो उन्हें वेयर हाउस कहते हैं। तो वैसे ही ये भी वेयर हाउस स्ट्रैटेजी का मतलब है किस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एफिशिएंटली, राइट। किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं डेटा को, किस तरीके से हम उसे बार बार रिट्राइव करके बार बार सेंड कर सकते हैं सो दैट हमारा डेटा का लॉस ना हो। जब हमें ज़रूरत हो जब हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जब हमें ज़रूरत नहीं है जब हमने रहने दिया। तो इस तरीके की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं जब हम वेयर हाउस के अंदर यूज़ करते हैं तो उसे वेयर हाउस स्ट्रैटेजी कहते हैं। A warehouse strategy centralizes on a streamlined process for internalizing and managing data from varied sources to provide constructive business insights। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमें डेटा को पढ़ने की ज़रूरत होती है वो बिजनेस इंसाइट्स के लिए होती है कि हमारे सेल्स कौन से प्रोडक्ट के ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से प्रोडक्ट के सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, फिर उसी प्रोडक्ट के अंदर हम इनोवेशन कर सकते हैं, फिर इन्वेंशन कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि जो सर्विसेज हैं हम कस्टमर को और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें और अपनी सेल्स को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, ठीक है। तो ये एक सेंट्रलाइज तरीका है, मतलब कि वेयर हाउस के अंदर जिस तरीके से सारा का सारा सामान एक ही जगह पे रखा जाता है वैसे यहाँ पे भी इस वेयर हाउसेस के अंदर भी एक जगह ही रखा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट इज़ अ प्लान दैट आउटलाइंस हाउ यू मैनेज योर वेयर हाउस फॉर ऑप्टिमल एफिशिएंसी। ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी इस तरीके की होती है कि इसके अंदर आपको बताया जाता है किस तरीके से आप अपने वेयर हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, ऑप्टिमल एफिशिएंसी जो है आप गेन कर सकते हो। अब एफिशिएंसी क्या होती है इसके अंदर? एफिशिएंसी होती है कि जल्दी से जल्दी जो हमें डेटा, मान के चलिए आपको एक गाना ढूंढना है, ठीक है। अगर आपके पास सर्च बटन नहीं है और आपको ढूंढना है वो गाना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
वहीं आपने अगर एफिशिएंटली उस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, उसके अंदर अगर आप सर्च बटन लगा देते तो आपको 1 सेकंड लगता। तो आपने एफिशिएंट बनाया उस सॉफ्टवेयर को सर्च करने के लिए, तो इसलिए आपको रिजल्ट जो है जल्दी मिल गए। वैसे आपके वेयर हाउसेज भी होने चाहिए, जो वेयर हाउस होने चाहिए उसके अंदर जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से डेटा लगा हुआ होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो साइज़ के हिसाब से लगा होना चाहिए। कंप्यूटर्स के अंदर होता है ना कि सॉर्ट करते हैं हम इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में, साइज़ के हिसाब से, डेट के हिसाब से, तो वैसे जो है आप सॉर्ट कर सकते हो। वो भी एक टाइप की स्ट्रैटेजी ही होती है। A well-defined data warehouse strategy turns data into actionable information in order to achieve goals that includes decision making, identifying new opportunities, recognizing issues and problems in time to take corrective actions. Actually में क्या होता है, ये जो स्ट्रैटेजी होती है क्यों अपनाते हैं हम, ये अपनाने की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे हम अचीव कर सके अपने गोल्स को, अचीव कर सके गोल्स को। कौन से गोल्स को? जैसे कि डिसीजन बनाना हुआ। अगर जैसे कि हमने कई बार पुराने सब्जेक्ट्स में भी देखा है कि अगर हमें कोई भी डिसीजन बनाना है तो हमें एनालिटिकल डेटा के ऊपर बनाना चाहिए, ना कि फीलिंग्स के ऊपर, ना कि थिंकिंग के ऊपर। हमें एनालिटिकल डेटा के ऊपर बनाना चाहिए। और ये जो WD स्ट्रैटेजी है ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम एनालिटिकल डेटा के ऊपर एक स्ट्रैटेजी या फिर एक डिसीजन जो है अपनी बना सकते हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा सेल कर रहा है। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट जो सेल करेगा उसी के अंदर मैं एनहांस करके कई सारी कैटेगरीज बना दूंगा एंड फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को नई तरीके से लॉन्च करके नई तरीके से पैसा कमाऊंगा। तो एक तरीके से ये नई अपॉर्चुनिटी हो गई। रिकॉग्नाइजिंग इशूज़, मुझे इशूज़ पता चलेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। अगर नहीं बिक रहा है तो उसके अंदर मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये मुझे पता चलेगा। एंड प्रॉब्लम्स इन टाइम टू टेक करेक्टिव एक्शंस, और अब मुझे टाइम मिल जाएगा उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला है मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब जो डिसीजन मेकिंग होगी वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगी, आपको पहले से एनालिटिक्स मिले हुए होंगे, उसके बिहाफ पे आपको बनाना है। ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस ऑल बिजनेस यूनिट्स, जितने भी बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक्चुअली में क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल आया, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, ये दो कंडीशन हो गई, और उसके बाद फिर पैकेजिंग होगी। अब ये जो 3 कंडीशन थी, इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो जो हमारी टोटल जो प्रोसेसिंग चेन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जो ट्रांसपेरेंसी है होना ज़रूरी होता है। रिड्यूस टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑन BI सिस्टम्स। BI सिस्टम्स क्या होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स। ये टोटल कॉस्ट जो होती है उसको कम कर देती है। कैसे कम कर देती है? अगर हम वेयरहाउस स्ट्रेटेजी को लगा देते हैं तो हमें BI सिस्टम को पूरा का पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट वाला पार्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर उस स्ट्रैटेजी की मदद से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी, जो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर देती है, हमें पता है कैसे कर देती है। अलाइन BI विद एंटरप्राइज स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ग्रोथ, जो पावर जो आपके बिजनेस इंटेलिजेंस होती है उसको ये किसके साथ अलाइन कर देती है, कई सारी स्ट्रेटजीज के साथ और गोल्स या फिर ग्रोथ के साथ। ठीक है, व्हाट टू कंसिडर व्हेन डिफाइनिंग WD स्ट्रैटेजी, क्या क्या कंसिडर हमें करना चाहिए। जो डेटा होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड होता है। लाइफ ब्लड मतलब कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा ही नहीं होगा, सर्वेज नहीं होंगे, या फिर कितने कस्टमर्स ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ये सारा डेटा नहीं होगा तो वो कंपनी ना चल नहीं पाएगी ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, वो जल्दी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि डेटा को आप ट्रीट करो अकॉर्डिंगली, प्यार से ट्रीट करो, सो दैट आप उस डेटा के बिहाफ पर कुछ डिसीजंस बना सको और अपनी कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ तक पहुंचा सको। What data do we need to run analyze our organization and how long do we need it? मतलब कि कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये नहीं है सारे के सारे डेटा को एनालाइज करने पे लगा दिया और जो हमारी रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रही है। डेटा इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसेस, जो डेटा है वो प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नहीं है कि डेटा आपने लिया और उसके बाद वेस्ट कर रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, इफ़ यू हैव राइट डेटा ऑलवेज फाइंड सुटेबल वे टू प्रोसेस इट। अगर आपके पास राइट डेटा है तो उसके बाद आपको प्रोसेस जो करना है उसको वो भी अच्छे तरीके से करना है, सुटेबल प्रोसेस से करना है। ये नहीं है कोई सा भी आपने रास्ता उठाया एंड प्रोसेस कर दिया। इफेक्टिव डेटा सॉल्यूशंस डू नॉट हैव, अब एक्चुअली क्या होता है, एक मिथ है कि जो इफेक्टिव डेटा सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप कोई मतलब अगर बाई चांस आप फ्यूचर में कभी यूज़ करते हैं इस स्ट्रैटेजी को तो फिर ये मत सोचिएगा कि महंगा होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा स्टेप्स इन प्लानिंग अ डेटा वेयरहाउस स्ट्रैटेजी। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला होता है डिटरमाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि आपको बिजनेस के अंदर नीड क्या क्या है। कलेक्ट करो, एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन को कि क्या हमें इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं है, अगर ज़रूरत है तो क्या क्या चीज़ों की और रॉ मटेरियल्स की और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। आइडेंटिफाई कोर बिजनेस प्रोसेसेस,
जो जो प्रोसेस होते हैं उस रॉ डेटा को प्रोसेस करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसको भी आप आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या चीज़ हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, जो भी उसके हिसाब से आपका डेटा मॉडल बने उसे आप कंस्ट्रक्ट करो। ये डेटा मॉडल कंस्ट्रक्ट करने से आपको एक आइडिया लग जाता है, एक ब्लूप्रिंट बन जाता है कि किस तरीके से जो हमारी साइकिल है वो चल रही है। तो जिस हिसाब से साइकिल चल रही होगी उस हिसाब से आप जो है स्ट्रैटेजीज़ को इंप्लीमेंट करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकेट डेटा रिसोर्सेज एंड प्लान डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने डेटा के रिसोर्सेज जो है उन्हें लोकेट करो, ढूंढो कहाँ पे हैं, और उसके बाद डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे आप स्टार्ट कर दो। अब डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जो रॉ डेटा होता है ना उसके अंदर कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे काम की होती है और नॉन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर होती है डेटा के अंदर। तो उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें से काम की इन्फॉर्मेशन जो होती है, काम का डेटा जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसे आप एक तरीके से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो। सेट ट्रैकिंग ड्यूरेशन, सेट ट्रैकिंग ड्यूरेशन मतलब कि कितनी देर तक हमें ट्रैक करना है। ये नहीं है 1 साल तक चलता ही जा रहा है ट्रैकिंग, तो ऐसा नहीं करना है। ट्रैकिंग की जो ड्यूरेशन है उसे आप सेट कर दो कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर जितना डेटा मिलता है उतना चाहिए। इम्प्लीमेंट द प्लान, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट प्लान है आपका उसे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DW, अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कैपेसिटी प्लानिंग। सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करो कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आपकी कितनी कैपेसिटी है, जो भी आपके पास मशीनरी है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। फिर उसके बाद है हार्डवेयर इंटीग्रेशन, जो भी हार्डवेयर है आपका वो इतना ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है। मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करिए, जो आपने डेटा मॉडलिंग पढ़ी थी वही मॉडलिंग यहाँ पे हमें करनी है। फिर उसके बाद फिजिकल मॉडलिंग करनी है, जो मॉडल हमने बनाया है थियोरेटिकली उसको अब हमें फिजिकली जो है अप्लाई करना है। सोर्सेज, जो डेटा सोर्सेज है उन्हें इनेबल करना है। फिर उसके बाद ETL के फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट करो डेटा को, ट्रांसफॉर्म करो और लोड करो। पॉपुलेट द DW मतलब जो डेटा वेयर हाउस है उसके अंदर डेटा को जो है पॉपुलेट कर दीजिए। यूज़र एप्लीकेशंस बनाइए। यूज़र एप्लीकेशन बनाने से क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रोल आउट वेयर हाउसेज एंड एप्लीकेशंस, और इसी के साथ आपकी जो वेयर हाउसेज और जो एप्लीकेशंस है उन्हें आप रोल आउट कर सकते हो, मार्केट में सेल आउट कर सकते हो, या फिर सर्विसेज जो है आप अपनी निकाल सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, अब अगर कौन कौन सी गाइडलाइंस का आपको फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहला है बिल्ड इंक्रीमेंटली, मतलब कि जो भी आप बिल्ड करो उसे आप आगे बढ़ते हुए करो। ये नहीं है कि आप डिग्रेड करते हुए चल रहे हो। अगर बाई चांस आपने एक फीचर ऐड कर दिया तो ये नहीं है कि आप उसे वापस ले रहे हो कुछ टाइम बाद, नहीं, आपको और ज़्यादा फीचर्स जो है ऐड करते हुए चलना है। नीड अ चैम्पियन मतलब क्या है कि एक बंदा आपको ऐसा चाहिए जिसे सारी की सारी कोर नॉलेज हो और जो कि रिसर्च में ना नंबर 1 हो, ठीक है, जिससे आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के पता चले एंड आप आगे रिसर्च कर पाओ, आगे जो अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाओ। सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट, सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एंश्योर क्वालिटी, जो क्वालिटी है उसे आप एंश्योर करो कि डेटा जो है वो एग्जैक्टली वही जो आपको चाहिए वो रोल आउट हो रहा हो, वो प्रोसेस हो रहा हो। अगर फिर से प्रोसेस करना पड़ रहा है तो क्वालिटी तो डाउन होगी ही और टाइम भी वेस्ट होगा। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आप उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिजनेस प्लान की बात कर सकते हैं कि आपके जो बिजनेस प्लान होने चाहिए वो भी रेडी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉस्ट के बारे में बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, या फिर डेटा की बात करें, या किसी भी में भी आपके जो बिज़नेस के प्लान्स होने चाहिए वो रेडी होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ और गाइडलाइंस आती हैं, जैसे कि ट्रेनिंग आती है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कि किस तरीके से काम करना है। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो अडेप्ट हो जाने चाहिए, अडेप्ट होने चाहिए एज़ पर द टाइम, कि जैसा डेटा मिल रहा है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जॉइंट मैनेजमेंट को आप कोलैबोरेशन भी कह सकते हो या फिर कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है, जो भी आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था CSS के अंदर भी पढ़ा है हमने, और ये हमने क्लाउड के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है। CSS के मतलब ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ना, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। एक क्लाइंट होता है और एक होता है सर्वर। क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर की तरफ, सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को, उस रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करता है, और उसके हिसाब से जो डेटा होता है वो सेंड कर देता है क्लाइंट को, ठीक है।
तो ये होता है मेनली क्लाइंट सर्वर मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बोला डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग जो है पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है पुराने सब्जेक्ट्स का, और ये जो हम फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है वो मेनली बेस्ड है डेटा वेयर हाउस के ऊपर, और जो यूनिट नंबर 3 और उसके बाद की जो यूनिट्स है वो मेनली बेस्ड है डेटा माइनिंग के ऊपर। तो ये जो है हमारा डेटा वेयर हाउस है, तो इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज की बात होगी, ठीक है। चलिए, it is a distributed application structure that partitions tasks or workload between providers of a resource or service called servers and requesters called clients। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें आप सर्वर्स कहते हो और जो रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें आप क्लाइंट्स कहते हो, सिंपल, ठीक है। Client computer sends a request for data to server through the internet. The server accepts the request, process and deliver to client। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जो क्लाइंट का कंप्यूटर है वो एक रिक्वेस्ट को सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर डिलीवर कर देगा क्लाइंट को। क्लाइंट डू नॉट शेयर एनी ऑफ देयर रिसोर्सेज, और जो क्लाइंट होता है वो अपनी कोई भी रिसोर्स जो है वो शेयर नहीं करता। कौन सी रिसोर्स शेयर नहीं करता? रिसोर्स वो मतलब कि जैसे हार्डवेयर की रैम हो गई या फिर रोम हो गई, वो शेयर नहीं करता है, वो खाली अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करता है, राइट। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग के अंदर खाली 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है हमारा क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। क्लाइंट का काम क्या होता है, जैसे आप होस्ट भी कह सकते हो, ये कैपेबल होता है रिसीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन को यूजिंग अ पर्टिकुलर सर्विस फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि सर्वर से इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव करने के लिए कैपेबल होता है। जो सर्वर्स होते हैं इसे आप रिमोट कंप्यूटर भी बोल सकते हो, और ये कैपेबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डेटा और एक्सेस टू पर्टिकुलर सर्विस, कि मतलब कि ये डेटा जो है उसको सेंड कर सकता है, ठीक है, एक्सेस दे सकता है किसी और को, ओके। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पे सर्वर है और ये नेटवर्क है, और ये जो सर्वर है ना ये भी कनेक्टेड है नेटवर्क से, ठीक है। इसे हम फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ये हमारा कनेक्शन बिल्डअप हो गया, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है ये यहाँ से रिस्पॉन्स यहाँ से जाता है नेटवर्क के थ्रू ही, सर्वर के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है वो जाता है। सबसे पहले क्या हो गया, हमारे क्लाइंट्स हैं, मान के चलिए डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, डिवाइस 3 है, ठीक है। सबने रिक्वेस्ट करी है तो सबने रिक्वेस्ट जो है वो नेटवर्क की तरफ जाएगी, नेटवर्क जो है ये इस रिक्वेस्ट को सर्वर की तरफ भेजेगा, सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है, जो भी डेटा होगा वो सेंड कर देगा नेटवर्क के थ्रू सारे के सारे क्लाइंट्स के अंदर। कुछ इस तरीके का होता है सिंपल सा। क्लाइंट रिक्वेस्ट समथिंग एंड सर्वर सर्विंग इट एज लॉन्ग एज प्रेजेंट इन डेटाबेस, मतलब कि जब तक डेटा डेटाबेस के अंदर रहेगा, जब तक जो है सर्वर रिस्पॉन्ड करता रहेगा। जैसे डेटा नहीं होगा, अनअवेलेबल हो गया, फिर नहीं होगा, खत्म हो जाएगा डेटा, तो वो वहीं पे कह देगा भैया अब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो वो होता है ना पैसे, यूपीआई बैंक बैलेंस जो होता है, वो भी कुछ इस टाइप का समझो कि आपका एक डिवाइस है, आपने डिवाइस से रिक्वेस्ट करी कि मुझे यहाँ पे पेमेंट करनी है, नेटवर्क ने भेजा सर्वर में क्या इनके पास इतने पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो भैया भेज दो, तो यहाँ से ये रिस्पॉन्स जो है वो चला गया। अगर मान के चलो कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो और आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजने के बाद यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, क्या इतने पैसे हैं, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, तो रिस्पॉन्स आएगा कि भैया आपका डेटा जो है ख़त्म हो चुका है, तो अब आप पहले पैसे डलवाओ फिर उसके बाद यहाँ पे आना, ओके। चलिए, हाउ ब्राउज़र इंटरैक्ट्स विद सर्वर, किस तरीके से जो ब्राउज़र है वो इंटरैक्ट करता है सर्वर के थ्रू, सर्वर से जैसे सर्वर के थ्रू नहीं, सर्वर से। यूज़र एंटर्स यूआरएल, जो यूज़र है वो एंटर करता है यूआरएल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसकी फुल फॉर्म है, तो जो यूज़र है वो एंटर करता है यूआरएल को। देन ब्राउज़र रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर, जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करता है डीएनएस सर्वर से कि उस रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जो डीएनएस सर्वर होता है वो एड्रेस के लिए ढूंढता है। अब एक्चुअली में क्या होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा फटाफट से, कि यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है uas.com, ठीक है, uas.com मेरी एक वेबसाइट है, और ये है ना, आप इसे आप URL कह सकते हो, इसे आप URL कह सकते हो, आप फिर वेबसाइट कह सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये जाएगी पहले डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है। डीएनएस सर्वर क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस URL को मैंने IP एड्रेस कौन सा असाइन किया हुआ है। IP एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 ये दे रखा है, ठीक है। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम इन IP एड्रेसेस को याद करें, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इन IP एड्रेसेस को नाम देते हैं डीएनएस की हेल्प से, डोमेन नेम सर्वर की हेल्प से हम क्या करते हैं,
एक नाम दे देते हैं, एक यूआरएल को नाम दे देते हैं। तो वैसे ही जैसे आप अब उल्टा कर लो, आप जैसे यूआरएल डालोगे डीएनएस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, डीएनएस सर्वर वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट डालेगा कि भैया इसकी आईपी एड्रेस क्या था, अच्छा आईपी एड्रेस ये था तो चलो रीडायरेक्ट कर दो, ऐसा चलता है। तो वैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करेगा आईपी एड्रेस को जो भी रिसीव होगा वेब सर्वर से। उसके बाद जो ब्राउज़र है वो HTTP या फिर HTTPS रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर की आईपी के ऊपर। जैसे ही सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट वो हुई, एक्सेप्ट हुई, प्रोसेस हुई, उसके बाद जो सर्वर है वो सेंड कर देगा फाइल्स को, जो ब्राउज़र है वो रेंडर करेगा सारी की सारी फाइल्स को और डिस्प्ले कर देगा। इसके अंदर क्या है कि डॉम इंटरप्रेटर प्लस CSS इंटरप्रेटर प्लस JS इंजन, ये जो होते हैं ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर बनाते हैं, JIT। आप JIT भी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि JIT क्या है, तो वो डॉम इंटरप्रेटर, CSS इंटरप्रेटर और JS इंजन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस यहाँ पे हमारे 3 हैं। सबसे पहला है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा है कॉस्ट एफिशिएंट, कैपेसिटी ऑफ सर्वर क्लाइंट सर्वर कैन बी चेंज सेपरेटली। मतलब कि सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक जगह पे डेटा इकट्ठा हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता हो जाता है, बार बार डेटा अलग अलग जगह पे सर्वर नहीं खरीदना पड़ता। जो कैपेसिटी होती है क्लाइंट और सर्वर की, उसे हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके फ़ोन के अंदर 64 GB का स्पेस है, 64 GB की रोम है, ठीक है, लेकिन वहीं आपने क्लाउड ले रखा है 100 GB का, तो ये तो पॉसिबल है, ये ऐसा तो नहीं इम्पॉसिबल है। अगर आपका फ़ोन 128 GB का है और आपकी जो गूगल ड्राइव है वो 15 GB की है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसके अंदर भी कोई दोहराई नहीं है। तो आप जो कैपेसिटी है क्लाइंट और सर्वर की वो अलग अलग हो सकती है बिना किसी दिक्कत के। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो 4 डिसएडवांटेजेस है। वायरस हो गए, ट्रोजन हो गए, वॉर्म्स हो गए, अगर बाई चांस वो अपलोड हो जाती है तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये डॉस अटैक जो होता है उससे भी वेरिएबल है, कि मतलब कि डॉस अटैक भी एक्सेप्ट हो सकता है। डेटा पैकेट्स कैन बी स्पूफ्ड और मॉडिफाइड इन ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिशन हो रहा होता है, जब सेंडिंग हो रही होती है, जब भी जो स्पूफिंग है वो हो सकती है पैकेट्स की, तो हमारा डेटा लॉस जो है वो भी हो सकता है। अगर बाई चांस हमारे क्रेडेंशियल्स हैक हो गए विद द हेल्प ऑफ फिशिंग या फिर मैन इन द मिडल अटैक, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी चोरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम टाइप्स की बात करें तो टाइप सिंबल्स है। सबसे पहला है फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर, और चौथा है हमारा एंड टायर। तो फर्स्ट टायर की बात करें तो यहाँ पे हमारा सर्वर है, बिजनेस लॉजिक है, डेटा लॉजिक है, डेटाबेस है। ये एक दूसरे से, बिजनेस लॉजिक से सर्वर बात करता रहता है, बिजनेस लॉजिक से डेटा लॉजिक जुड़ा हुआ होता है और डेटाबेस से जुड़ा होता है ये हमारा डेटा लॉजिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट टायर जो होता है आर्किटेक्चर बना हुआ होता है। सेकंड टायर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक क्लाइंट होता है या फिर आप यूज़र इंटरफेस है, यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है और सर्वर है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट करी, वो रिक्वेस्ट गई डेटाबेस में, वो हुई, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद जो है वो रिस्पॉन्स चला गया यूआई की तरफ। तो ये होता है हमारा सेकंड टायर। फिर उसके बाद हम 3 टायर की बात करते हैं। तो 3 टायर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक मिडल वेयर आ जाता है। मिडल वेयर क्या करता है कि मान के चलिए आप एक गूगल फॉर्म भर रहे हो, तो गूगल फॉर्म जो होता है वो एक यूआई हुआ, उसके बाद उस डेटा को मान के चलिए कि ये आपको एक वेब पेज शो हो रहा है, ठीक है, ओके, चलिए ये ऐसे शो नहीं होता। मान के चलिए यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे क्लास है, ठीक है, तो ये ऐसे शो नहीं होता, ये आपको शो होता रॉ, मतलब कि खाली आप यहाँ पे नाम एंटर कर दो, यहाँ पे आप रोल नंबर एंटर कर दो, यहाँ पे आप क्लास एंटर कर दो, ये ऐसे शो करता। लेकिन जब आप इस डेटा को रिट्राइव करो या सेंड करो तो इस तरीके से ही दिखे, इसी फॉर्मेट में दिखे, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मिडल वेयर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यूआई एक क्लाइंट है, वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा मिडल वेयर पे, मिडल वेयर उसको एक मिडल वेयर उस रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाएगी, डेटाबेस की तरफ भेजेगी, डेटाबेस उस चीज़ को उठा करके मिडल वेयर पे भेजेगा, मिडल वेयर फिर आगे यूआई पर भेजेगा। तो इस तरीके से हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वो काम करता है। ये हमने DBMS में भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारा आता है एंड टायर आर्किटेक्चर। इसके अंदर हमारा क्या होता है, क्लाइंट टायर होता है, इंटरनेट होता है, सर्वर टायर, मिडिल टायर, डेटा टायर, ये 4 टायर हमारे होते हैं इसके अंदर, और बीच में होता है इंटरनेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल प्रोसेसिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एट फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो वो भी मुझे बताइएगा। और दोस्तों यूनिट, जो भी नेक्स्ट यूनिट होगी, जो भी आप मेरे से रिक्वेस्ट करोगे मैं वही यूनिट डालूंगा आपकी बार। और इस वीडियो का जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 300 लाइक्स का, तो 300 लाइक्स कर देना, उसी के बाद वो यूनिट जो है मैं तुरंत जो है वो रिलीज़
कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग से कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हमारे जब हमने मैथ्स पढ़ी थी तो मैथ्स के अंदर हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, राइट। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के इधर होती है। जैसे कि ये एक पैरेलल लाइन है, रजिस्टर की बात करें तो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है ना। ये दोनों लाइन चाहे आप इन्फिनिटी तक ले जाओ कभी नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये चल एक साथ रही हैं। क्या कर रही हैं, चल एक साथ रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये चल एक साथ रही हैं। तो वैसे ही पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। इसके अंदर इस लाइन को एक अलग टास्क असाइन किया गया है, इस लाइन को एक अलग टास्क असाइन किया गया है, और ये एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं और कभी एक दूसरे में नहीं मिलेंगी। तो ये होती है आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, इट इज़ एन अप्रोच दैट कैन डिनोट अ ह्यूज क्लास ऑफ methods that can give simultaneous data processing functions to improve computational speed। वही है कि अगर मान के चलो कि खाली मैं इस लाइन को हटा दूं, अगर मैं, आप इस लाइन को इंक्लूड मत करना, खाली इस लाइन को इंक्लूड करना है कि हमारा एक प्रोसेस चल रहा है। अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो ये हमें फास्टर रिजल्ट्स तो देगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही रिजल्ट को प्रोसेस करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं एक और डेटा नोड लगा दूँ तो क्या होगा कि ये भी प्रोसेस करेगी और ये भी प्रोसेस करेगी। मैं मानता हूँ थोड़ा सा रिसोर्सेज पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक ही टाइम पे मेरे दो रिसोर्सेज, दो जो पार्ट्स हैं मेरे, वो क्या हो गए, प्रोसेस हो गए। तो मेरा जो टाइम था वो बच गया और साथ ही साथ बेनिफिशियल भी हो गया मेरे लिए। मोर नंबर ऑफ हार्डवेयर मोर वैल्यू ऑफ सिस्टम प्रोसेसिंग, मतलब कि जितना ज़्यादा आप हार्डवेयर लगाओगे, जितने ज़्यादा ग्राफिक्स लगाओगे या फिर जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स लगाओगे, उतना ज़्यादा सिस्टम का प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, पैरेलल प्रोसेसिंग इज क्रिएटेड बाय असाइनिंग द इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग द सेवरल फंक्शन यूनिट्स। अब जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उसे आप असाइन कर सकते हो कई सारे सेवरल फंक्शन यूनिट्स को असाइन करके अलग अलग टास्क को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पढ़ा था COA के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर्स, है ना। तो यहाँ पे मान के चलो कि हमारे रजिस्टर्स हैं, मेमोरी है, और ये हमारे प्रोसेस रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ये वाली जो रिक्वेस्ट थी ये भेजी, मतलब कि एक प्रोसेस होना है डेटा, और ये इसने भेजा पैरेलल प्रोसेसिंग के कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पे क्या हुआ, वो जो डेटा था वो पैरेलली डिवाइड हो गया कई सारे फंक्शंस के अंदर, फंक्शनल यूनिट्स के अंदर, जैसे कि एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीजर मल्टीप्लाई, लॉजिक यूनिट, शिफ्ट यूनिट, इंक्रीमेंटर, फ्लोट पॉइंट ऐड सब्ट्रैक्ट, फ्लोट पॉइंट मल्टीप्लाई, फ्लोट पॉइंट डिवाइड। तो इस तरीके से ये जो है फंक्शनल यूनिट्स में जो है डिवाइड हो गया। फिर यहाँ से जो भी प्रोसेसिंग होगी, एक टाइम पे भैया इतनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, देख रहे हो आप कितनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, राइट। तो जैसे ही ये प्रोसेस होने के बाद डेटा आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने के बाद ये वापस से घूम फिर के किधर जाएगा, ये प्रोसेस रजिस्टर्स के अंदर चला जाएगा, और फिर उसके बाद ये डेटा मेमोरी के अंदर चला जाएगा और आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर बाई चांस वो डेटा दोबारा से प्रोसेस होना का हो तो दोबारा से इसके अंदर जाएगा, सारे के सारे जो पैरेलल प्रोसेसिंग फंक्शंस है वो दोबारा रन होंगे, और इस तरीके से जो साइकिल है वो चलती रहेगी। टाइप्स की बात करें तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है SISD, ये मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है आपका एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियल मतलब कि जैसे जैसे आप नंबरिंग करते जाओगे वैसे वैसे करते जाएगा। दे मे और मे नॉट हैव पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, और इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के और नहीं भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के डेटा के साथ आप डील कर रहे हो या फिर किस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसे यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा SIMD, कंप्यूटेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं। The shared subsystem contain multiple nodes which help in communicating with all the processors simultaneously। मेनली इसका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन का होता है कि साइमल्टेनियसली जो प्रोसेसर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको ये क्या करे, इस्टेब्लिश करे। MISD की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये मल्टीपल, इसके अंदर भी मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, और हर एक रिसीविंग सेपरेट इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग ओवर सिमिलर डेटा फ्लो, मतलब कि हर एक प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो डिफरेंट डेटा को जो है ऑपरेट कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है, लेकिन डेटा का फ्लो जो होता है वो सेम होता है, मतलब कि लगातार डेटा जो है वो बहता रहता है। MIMD की बात करें तो MIMD के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कई सारी डेटा की स्ट्रीम्स होती हैं और वो डिफरेंट शेयर्ड मेमोरीज से आ रहा होता है सारा डेटा, ठीक है। और इसे आप एक तरीके से मल्टीपल SISD भी ऑपरेशन भी कह सकते हो, मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना SISD ऑपरेशन, तो ये भी आप कह सकते हो कि मल्टीपल SISD ऑपरेशंस को रन करता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लस्टर्ड सिस्टम्स। अब क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, ये वो सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर मैं ये कहूँगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग से ना बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर का क्लस्टर भी होता है और हार्डवेयर का क्लस्टर भी होता है, ठीक है।
कॉम्बिनेशन होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लस्टर का। हार्डवेयर क्लस्टर हेल्प्स इन शेयरिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस डिस्क बिटवीन सिस्टम्स। जो हार्डवेयर क्लस्टर होता है वो हेल्प करता है शेयर करने के लिए हाई परफॉर्मेंस डिस्क का बिटवीन सिस्टम। जो सिस्टम होते हैं अलग अलग, सिस्टम 1 सिस्टम 2, तो उनके बीच में जो भी हाई परफॉर्मेंस की डिस्क है उसको शेयर करने के लिए हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल SSD लगा दी, एक कंप्यूटर के अंदर SSD लगा दी और मुझे कंप्यूटर नंबर 10 के अंदर भी फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्लस्टर सिस्टम का हेल्प करके उस SSD का यूज़ कर सकता हूँ। द सॉफ्टवेयर क्लस्टर मेक ऑल द सिस्टम वर्क टुगेदर। जो सॉफ्टवेयर क्लस्टर है वो सारे के सारे सिस्टम को एक साथ काम करने के लिए क्या करता है, हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ड्राइव देखते हैं, गूगल ड्राइव हो गई या फिर मेगा हो गया या फिर जो वन ड्राइव है, ये जो सारी ड्राइव्स होती हैं एक तरीके से आप क्लस्टर्ड सिस्टम्स ही कह सकते हो कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो कि सारे के सारे जो हार्डवेयर है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अगर बाई चांस हमें कोई डेटा चाहिए तो हम तुरंत उस सॉफ्टवेयर को कांटेक्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर हमें सारा का सारा हमें डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। ईच नोड इन क्लस्टर्ड सिस्टम कंटेन्स क्लस्टर सॉफ्टवेयर। जो क्लस्टर सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर क्लस्टर सॉफ्टवेयर तो होते ही हैं, और अगर बाई चांस एक नोड फेल करती है तो बाकी की जो नोड हैं वो उसका जो कंट्रोल है, जो काम है वो ले लेती हैं अपने ऊपर, और उसकी जो स्टोरेज और रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ में ले लेती हैं और रीस्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा होता है और एक बंदा रिटायर हेड हो गया या फिर उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो नहीं आया, तो जो बाकी के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो उस काम को डिवाइड कर लेते हैं आपस में कि भाई ऐसा कर, उसका जो काम था ना वो हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं और हम कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि जो अगर एक नोड फेल हो गई तो उस बाकी की जो नोड्स हैं वो उसका डेटा जो है या फिर उसका जो लोड है वो अपने ऊपर ले लेती हैं। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एसाइमेट्रिक और दूसरा होता है साइमेट्रिक। एसाइमेट्रिक के अंदर क्या होता है, एक नोड जो होती है वो हॉट स्टैंड बाय पे होती है, मतलब कि जैसे ही कोई नोड फेल होती है तो तुरंत ही उसकी जगह ले लेती है। मतलब कि जो आपके अगर कॉलेज में इवेंट हुआ, कॉलेज में इवेंट होने के बाद जो टीचर है वो उसे पता है कि एक बच्चा जो है ना छोड़ के जाएगा, पक्का छोड़ के जाएगा, तो इसीलिए उसने पहले से एक बच्चे से कह रखा है कि बच्चे आप रेडी रहना, जैसे ही ये कोऑर्डिनेटर छोड़ के जाएगा तुरंत आप आ जाना, आपको इसका काम संभालना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हुआ ये वन नोड। ओके चलिए, हॉट स्टैंड बाय मॉनिटर सिस्टम। ये जो हॉट स्टैंड बाय होता है मॉनिटर करता रहता है सिस्टम को, और जैसे ही फेल होती है नोड तुरंत ही उसकी जगह पे आ जाता है। साइमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी नोड्स जो है वो काम पे लगी हुई होती है, उन्हें मतलब नहीं है कि मतलब उनमें से कोई आराम नहीं कर रहा होता, उनमें से कोई स्टैंड बाय पे नहीं होता, सारी की सारी काम कर रही होती है और बाई चांस और एक दूसरे को ना मॉनिटर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर जैसे होता है, एग्जाम के अंदर आप एग्जाम लिख रहे होते हो अपना, लेकिन सबको मॉनिटर भी कर रहे होते हो, ठीक है, कि कौन कितना लिख रहा है, अरे इसने बी शीट भी ले ली। तो ये जो होता है ना, ये आप कह सकते हो कि साइमेट्रिक है, कि सारी की सारी नोड्स काम भी कर रही हैं और एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही हैं। लेकिन जैसे ही एक नोड फेल होगी तुरंत जो बाकी की नोड्स है वो आपस में जो है उस डेटा को या फिर उस लोड को जो है वो शेयर कर लेंगी, ठीक है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है साइमेट्रिक से। क्यों एफिशिएंट होती है जी? क्योंकि इसके अंदर एक नोड जो है वो हमारी वेस्ट पड़ी हुई है, अगर बाई चांस हमारी नोड फेल नहीं हुई तो ये तो स्टैंड बाई पे रह जाएगी, बल्कि यहाँ पे तो काम कर रही है साइमेट्रिक के अंदर, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स इसके दो हैं। सबसे पहला है लोड बैलेंसिंग क्लस्टर, कि जो नोड है उसका शेयर कर सके लोड। दूसरा है हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं वो अवेलेबल रहें। ये दो एट्रीब्यूट्स जो हैं हमारे हैं। फिर उसके बाद हमारे बेनिफिट्स हमारे तीन हैं। परफॉर्मेंस जो हमारी बेटर हो जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस हो जाती है। अगर हमारा फॉल्ट जो है आ जाता है किसी नोड के अंदर तो हमारे पास बाकी की नोड्स हैं कि वो उस चीज़ को, लोड को जो है झेल जाएंगी। स्केलेबिलिटी है, हम स्केलेबल कर सकते हैं कि कितनी नोड्स हमारी काम कर रही हैं, कितनी नोड्स काम नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर इन DBMS। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर इन DBMS, ये हम पहले भी डेटाबेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से क्या है। जो डेटाबेस होता है वो लिमिटेड नहीं होता है खाली और खाली एक सिस्टम के लिए। अगर बाई चांस मान के चलें तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो वो जो डेटाबेस है वो एक ही हो, वो कई सारे डेटाबेसेस भी हो सकते हैं। मान के चलिए आपने एक फ़ोल्डर बनाया और वो फोल्डर USA में जाके सेव हुआ और एक फ़ोल्डर जो है आपका कनाडा में जाके सेव हुआ है, ठीक है। लोकेशंस अलग अलग हो सकती हैं या फिर लिमिटेड नहीं हो सकता एक डेटाबेस एक ही चीज़ के लिए। A distributed database system is located on various sites that don't share physical components। जो distributed database system होते हैं वो located होते हैं कई सारी sites पे, लेकिन कभी भी physical components जो है वो share नहीं करते हैं। तो मतलब कि अगर मान के चलो आप ये सोच रहे हो कि एक ही सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, physical components वो share नहीं करते हैं। Needed when database needs to be accessed by various user globally। ये जब काम में आता है जब हमें एक ही डेटा को ग्लोबली यूज़ करना है, कई सारे यूजर्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करें तो सबसे पहला है डेटाबेस इज सेम फॉर ऑल साइट्स। जो डेटाबेस है वो सेम होता है सारी साइट्स के लिए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो डेटाबेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स हो या कुछ भी हो, और इसी वजह से ईजी टू मैनेज होता है। वही जो हेट्रोजीनियस डेटाबेस होता है ना, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट साइट्स के लिए और डिफरेंट स्कीमास को जो है वो यूज़ करता है। कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन्स, और कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है क्वेरी की प्रोसेसिंग के अंदर या फिर ट्रांजेक्शन के अंदर। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारी वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपकी कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और जो नोट्स का डाउनलोड लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। डिफरेंट कंप्यूटर्स में यूज़ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं हेट्रोजीनियस के अंदर, वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डेटाबेस और डेटा मॉडल्स, जो डिफरेंट डेटाबेस है उसे भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, अब बाई चांस हमारा डेटाबेस ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो डेटा स्टोरेज भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है आपका रेप्लिकेशन और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें, द एंटायर रिलेशनशिप इज स्टोर्ड रिडंडेंटली एट 2 और मोर साइट्स। रिडंडेंटली का मतलब क्या होता है, कॉपीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपका एक डेटा है तो उसकी कॉपी बनाई जाती है 2 या 2 से ज़्यादा जगह। तो अगर बाई चांस एक जगह फेल हो गया तो दूसरी जगह से हम बुलवा सकते हैं, बैकअप को मंगवा सकते हैं। इफ़ एंटायर डेटाबेस इज अवेलेबल एट ऑल साइट्स इट इज़ फुली रिडंडेंट डेटाबेस। अगर बाई चांस आपकी जो पूरी की पूरी साइट है उसके ऊपर पूरे के पूरे साइट के ऊपर डेटाबेस अवेलेबल है, तो समझ जाओ कि आपका जो डेटा है वो रिडंडेंट हो चुका है। सिस्टम मेंटेन कॉपीज़ ऑफ डेटा, कॉपीज़ जो है वो मेंटेन करी जाती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो डेटा की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती रहती है कि हमें डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। क्वेरी प्रोसेस पैरेलली, जो हमारी क्वेरी है उसे पैरेलली हम प्रोसेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, जो डेटा है वो नीड अपडेटेड कॉन्स्टेंटली, जो हमारा डेटा है वो इसे कॉन्स्टेंटली अपडेट होना पड़ता है। और अगर मान के चलो आपने एक जगह एडिट कर दिया ना तो दिक्कत आ जानी है, इनकन्सिस्टेंसी आ जानी है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, लीड टू इनकन्सिस्टेंसी एज चेंज ऑन वन साइट रिकॉर्डेड एट एवरी साइट। क्योंकि 2-3 कॉपीज़ बनी हुई हैं, उन 2-3 कॉपीज़ में भी तो सेम एडिट होगा, तो टाइम भी तो उतना ही ज़्यादा लगेगा और इनकन्सिस्टेंसी भी हो सकती है। कॉनकरेंसी बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉनकरेंसी जो होती है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। चलिए फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द रिलेशन आर डिवाइडेड इन स्मॉलर पार्ट्स। जो एक रिलेशन है उसे आप उसके आप टुकड़े कर देते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बांट देते हो, और जो हर एक टुकड़ा होता है ना उसे, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है उसका। ईच फ्रेगमेंटेशन स्टोर्ड इन डिफरेंट साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड, और हर एक फ्रेगमेंट को अलग अलग साइट के अंदर जो है स्टोर कर दिया जाता है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। इट डजेंट क्रिएट कॉपीज़ ऑफ डेटा, कॉपी नहीं बनाती है डेटा की। कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, और इसके अंदर कंसिस्टेंसीज होती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको डाउट हो कि कॉन्करेंसी क्या होती है तो उसे आप कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हो, ओके। चलिए, फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन इन 2 वेज। जो फ्रेगमेंटेशन है उसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला है आपका हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, रोज़ के अंदर जो है आप स्प्लिट करो, और जो हर एक ग्रुप बनाया आपने फ्रेगमेंटेशन का उसे आप टपल्स के अंदर डिवाइड कर दो, और हर एक टपल को हर एक फ्रेगमेंट को असाइन कर दो। सिंपल, मतलब कि मान के चलिए आपका एक फ्रेगमेंटेशन है, एक टुकड़ा, एक लड्डू है, एक लड्डू को आप रोज़ के हिसाब से डिवाइड करो, स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद जो भी फ्रेगमेंट्स बने, एक टपल बनाओ, एक टपल को उस टुकड़े से जो है ज्वाइंट कर दो कि नंबर 1 का जो टपल है वो हमारे इस टुकड़े से होगा, नंबर 2 जो है हमारा इस टुकड़े को संभाल के रखेगा। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो जो स्कीमा है वो डिवाइड करी जाती है स्मॉलर स्कीमास के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि ईच फ्रेगमेंटेशन मस्ट कंटेन कॉमन कैंडिडेट की सो एज टू एंश्योर लूजलेस ज्वाइन। और इसके अंदर क्या होता है कि कॉमन कैंडिडेट की जो है उसे यूज़ किया जाता है, जिससे जो लूजलेस ज्वाइन है वो हम इजीली कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो कॉर्पोरेट के अंदर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं हम, वो एक इसका एप्लीकेशन हो गया। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हो गया। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कैसे, मान के चलिए कि आपका जो डेटा है वो स्लो चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप कोई गाना सुन रहे हो तो वो आधा डाउनलोड हो जाता है, आधा रह जाता है,
पूरी फाइल डाउनलोड होनी ज़रूरी नहीं है गाना सुनने के लिए। हो सकता है कि 2 सेकंड का गाना प्ले हो जाए, 3 सेकंड का हो जाए, 10 सेकंड का, आधे मिनट का हो जाए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ कि 10 सर्वर से डेटा जो है एक एक करके आ रहा है, और पहले सर्वर से जैसे ही डेटा आया वो आपको सुनाई दे गया, फिर आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो दूसरे सर्वर से जब डेटा आएगा, जब सुनूंगा पूरा गाना। तो ऐसा हो सकता है। मिलिट्री, होटल चैन्स के अंदर भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी इसका एप्लीकेशन होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस इसकी होती है, सबसे पहला होता है बेटर रिलायबिलिटी, इसके ऊपर आप भरोसा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। फिर उसके बाद है मॉड्यूलर डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी है, नया डेवलपमेंट है, तो इसके ऊपर ये एक एडवांटेज बन जाती है, फास्टर होगा। लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट, जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो कम है। बेटर रिस्पॉन्स टाइम, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इसका ज़्यादा अच्छा है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है भैया महंगा पड़ता है ये वाला। लार्ज ओवरहेड मतलब कि आपको इसके अंदर डेटा या तो ज़्यादा चाहिएगा या फिर स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा चाहिएगा ही। इम्प्रॉपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इम्प्रॉपर हो सकता है, इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता। हो सकता है कि 20% एक सर्वर पे डाल दिया, 50% एक सर्वर पे डाल दिया, 10% एक सर्वर पे डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेयर हाउस स्कीमास डिज़ाइन टेक्निक्स। तो इसके अंदर हम ये पता करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्कीमास होती हैं वेयर हाउस की, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसके अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं, मेथोडोलॉजीज़ होती हैं डिज़ाइन करने के लिए डेटा वेयर हाउस स्कीमा को, जैसे कि टॉप टू डाउन हो गई, या फिर बॉटम अप हो गई, या फिर हाइब्रिड हो गई, एजाइल हो गई। तो ये कुछ हमारी मेथोडोलॉजीज़ हैं। और अगर हम बात करें कुछ मेथोडोलॉजीज़ की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप टू डाउन के अंदर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बिजनेस नीड्स से कि हमारी क्या क्या बिजनेस नीड्स होने वाली हैं और हमें क्या क्या कॉन्सेप्शन जो मॉडल है वो चाहिए अपने वेयर हाउस के अंदर। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं लॉजिकल और फिजिकल स्कीमास को। बस ये होती है हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच। अगर बॉटम अप की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और लोड करते हैं, ETL करते हैं डेटा को सोर्स से वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। सोर्स से वेयर हाउस के अंदर हम डेटा को डालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं। फिर उसके बाद डिफाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, और ये हमारा बॉटम अप हो गया। एवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या होता है। एवेल्युएशन का क्राइटेरिया सिंपल से 7 टाइप से होते हैं। सबसे पहला है बिजनेस गोल्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी है नहीं है, डेटा भरोसेमंद है नहीं है, स्कीमा भरोसेमंद है नहीं है, फास्ट और एफिशिएंट है नहीं है स्कीमा हमारी, कैन प्रोसेस डेटा, जो स्कीमा आपने बनाई है वो प्रोसेस कर सकती है डेटा को या नहीं कर सकती है, एडेप्ट अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स, अगर बाई चांस आगे चल के बिजनेस के अंदर कोई वेरिएशन आने लग गई, इवैल्यूएशन आने लग गया, तो क्या ये उस चीज़ को भी झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव टू मैनेज एंड अपडेट, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा मैनेज और अपडेट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस वाइल डिज़ाइनिंग स्कीमा, कौन कौन सी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम डिज़ाइन करने के लिए स्कीमा को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी बिजनेस की जो नीड्स हैं या जो डेटा रिसोर्सेज की नीड्स हैं उन्हें आप समझो, चूज़ करो राइट स्कीमा की टाइप को और डिज़ाइन करो उस हिसाब से मेथोडोलॉजीज़ को। फिर उसके बाद क्या है हमारा प्रिंसिपल्स और जो टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले हैं उन्हें भी आप डिफाइन कर लो, ऑप्टिमाइज़ कर लो स्कीमा का डिज़ाइन। फाइनली डॉक्यूमेंट एंड वैलिडेट द स्कीमा डिज़ाइन विद स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स, और फाइनली डॉक्यूमेंट कर लो और वैलिडेट कर दो स्कीमा को डिज़ाइन करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ और यूज़र्स के साथ, ठीक है। डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्कीमा वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 हैं जो मैंने फाइंड आउट करके लिखे हैं। तो सबसे पहले डेटा मॉडलिंग टूल्स होते हैं, एक होते हैं ETL टूल्स और तीसरे होते हैं आपके डेटा वेयर हाउस प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लेटफॉर्म के टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले डेटा मॉडलिंग टूल्स की बात करें तो ER विन है, पावर डिज़ाइनर है, ER स्टूडियो है। ETL टूल्स की बात करें तो इन्फॉर्मेटिका है, SSIS है या फिर टैलेंट है। फिर उसके बाद है आपका DW प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ओरेकल है, SQL सर्वर है और भी कई सारे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम बुक, जो क्वांटम बुक है उसके अगर हम हिसाब से बात करें तो उसके हिसाब से 8 हैं। सबसे पहला है कनेक्टिविटी टूल्स जिसके अंदर IBM का डेटा जॉइनर है, ओरेकल का ट्रांसपेरेंट गेटवे है, SAS का SAS कनेक्ट है, साइबेस का एंटरप्राइज कनेक्ट है। एक्सट्रैक्शन टूल्स के अंदर एपरेटस कार्लेटन पासपोर्ट है, प्लैटिनम का इन्फो पंप है। ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एपैरेटस कार्लेटन का एंटरप्राइज इंटीग्रेटर है, डेटा माइनर का ट्रांसफॉर्मेशन सर्वर है। फिर उसके बाद है हमारा डेटा क्वालिटी टूल्स, डेटा क्वालिटी टूल्स के अंदर हमारा डेटा फ्लक्स है, वर्क बेंच, प्रिज्म की तरफ है क्वालिटी मैनेजर, पाइन कोन सिस्टम्स की तरफ है कंटेंट ट्रैकर, लोड डेटा लोडर्स होते हैं इसके अंदर, डेटा लोडर्स होते हैं। फिर उसके बाद है डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल टूल्स, कौन कौन से है, OLAP टूल्स हैं। डेटा मॉडलिंग टूल्स की बात करें तो काइन सॉफ्टवेयर है, टैरन रिलेशनल मैटर्स, सिंटैग्मा डिज़ाइनर, साइबेस पावर डिज़ाइनर, वेयर हाउस आर्किटेक्ट,
एक्चुअली में क्या है दोस्तों, अगर आपसे ये सारे नाम याद होते हैं तो आप इन टूल्स को ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा आप कंटेंट अच्छे से लिख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छे से लिखना कंटेंट को। ये मैटर करता है कि आपके कंटेंट में क्वालिटी कितनी है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर लेना, और ध्यान रखना कि आप जो अब जब आप आंसर शीट लिखो ना तो आप मार्जिन ज़रूर बना लेना, और जिससे कि आपकी जो क्लियरिटी वो मेंटेन्ड रहे। स्पेस देना मत भूलना, हर एक क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना, और जितने ज़्यादा आप टाइप्स याद कर सकते हो उतने ज़्यादा टाइप्स याद करना। अगर आपने इन 3 टाइप्स को याद कर लिया है तो इट्स बेटर कि आप इसमें से भी कुछ टाइप्स को याद कर लो, सो दैट वहाँ पे आप जो कॉपी है उसको अच्छे से फिलअप करके आ सको, अच्छे से आप दिखा सको एग्जामिनर को कि हाँ आप पढ़ के आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 8वां टूल है वेयर हाउस मैनेजमेंट टूल्स, जिसके अंदर है पाइन कोन सिस्टम्स, यूसेज ट्रैकर, रिफ्रेशमेंट ट्रैकर, रेड ब्रिक सिस्टम्स की तरफ से है एंटरप्राइज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है कि मेन फ्रेम सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मेन फ्रेम्स नॉट फर्स्ट चॉइस, ये हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं होती है, और इसका काम बस इतना होता है सपोर्ट करती है ट्रांजेक्शन को। ओपन सिस्टम सर्वर्स आते हैं, इसके अंदर हमारे यूनिक सर्वर आते हैं और ये रॉबस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब कि टिकाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा लोड जो है ईजिली झेल सकते हैं। फिर आते हैं हमारे एंटी सर्वर्स कौन कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर्स का, सपोर्ट करता है मीडियम साइज वेयर हाउस को, साथ ही साथ स्मॉल साइज को भी करता है, हेल्प करता है पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो इसी के साथ हमारी जो डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग है उसकी जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ मेरे कुछ सजेशन है, उन्हें आप सुनते हुए ज़रूर जाइएगा। 2 मार्कर्स जो है उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर कर लीजिएगा, होप को मत छोड़िएगा। अगर बाई चांस आप पेपर आपके फेवर में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेपर फेवर में नहीं आता है तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि सिलेबस तो यही है, इससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जामिनर घुमाने की कोशिश ज़रूर करेगा, तो इसलिए आप कोशिश करना जितना ज़्यादा आप कंटेंट लिख के आ सको उतना ज़्यादा कंटेंट लिख के आना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 32 की 32 शीट भर के आना, ठीक है। और बाकी दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 300 लाइक्स का, वो आप पूरा कर देना जब भी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं पोस्ट कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।